सो हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी सीजीएल में न्यू टॉपिक्स आने के चांसेस हैं, जैसे आपने सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दिया ही होगा तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू टॉपिक्स दिखे होंगे। तो जो सीजीएल में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट भी है, वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे और पूछे जाने के चांसेस भी हैं। जैसे अगर मैं आपको पीडीएफ दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए अच्छे अच्छे, है ना, जो पूछने के चांसेस हो सकते हैं। और निचोड़ में इस वीडियो को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़ कवर करी जाएगी। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पेपर में आ सकती है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। अच्छा, ये वीडियो मैंने बनाई कहाँ से है, मतलब कहाँ से कवर किया, तो मैंने आर.डी. शर्मा का यूज़ किया है। ठीक है, आर.डी. शर्मा अगर आप लोग पढ़ाते होगे, ट्यूशन पढ़ाते होगे, तो आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हर एक टॉपिक को कवर किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड, जो न्यूमेरिकल है, वो सब मैं लेके आया हूँ आपके लिए ना। तो एक बार बस वीडियो को आप देख लेना, आप खुद ही आइडिया लग जाएगा कि वीडियो कैसी है। और थोड़ा सा कमेंट करके बताया भी करो ना कि कैसी है, ताकि मुझे थोड़ा और हेल्प मिले। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मतलब क्या कह रहा है कि अगर दो पॉइंट्स है ए और बी है ना, ए और बी लाइन है, और इनके मतलब ये पॉइंट ए हो गया x1 y1 और ये पॉइंट हो गया x2 y2। तो इनकी जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ए बी, उसकी डिस्टेंस क्या होगी? तो ए बी बराबर निकल के ये आता है अंडर रूट में x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसी पे, और ये ऐसे आता है कि मतलब एक सर्कल दे दिया है और उसका डायमीटर दे दिया है, डायमीटर ए और बी है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ए बी बताओ, डायमीटर बताओ, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, इसके बेस पे अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो इन्होंने 2 पॉइंट दिया हुआ है, मुझे डिस्टेंस बतानी है। तो सिंपल, ए बी की बीच की डिस्टेंस क्या होगी? अगर ये x2 है, ये y2 है, और ये x1 है, ये y1 है, तो क्या होगा? x2 माइनस x1, मतलब 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, और प्लस में 1 माइनस 4। अब माइनस 3 का स्क्वायर होगा तो 9 ही निकल के आ जाएगा ना। तो कितना हो गया? 16 प्लस 9, इट मीन्स कि 5 हो गया आंसर, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सिलेक्शन पोस्ट में काफ़ी क्वेश्चन आए भी थे। मतलब जितने भी मेरे दोस्तों से बात हुई या फिर जो जिन्होंने मेरे जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जिन्होंने पेपर दिया है, उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ, ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जैसे सेक्शन फॉर्मूले में है कैसा, देखिए, एक ये लाइन हो गई ए और बी हो गई, मैं दोनों एक ही साथ डिस्कस करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक लाइन ये हो गई ए बी। इंटरनल का मतलब क्या है? ए और बी के बीच में ये कोई पॉइंट सी है जो इन दोनों को एम और एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये लेंथ एम हो गई और ये लेंथ क्या हो गई? एन हो गई। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट सपोज कर लो कि क्या हो गया? x1 y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x2 y2 है। ठीक है, और जो c इन लोग को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, उसके कोऑर्डिनेट x और y है। तो x का जो x की वैल्यू होगी वो होता क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब m इधर साइड मल्टीप्लाई होगा x2 y2 से, और n किधर मल्टीप्लाई होगा? इधर मल्टीप्लाई होगा। किससे? x1 y1 से। तो x बराबर निकल के क्या आ जाएगा? m x2, है ना, प्लस n x1। ठीक, अपॉन में क्या होगा? m प्लस n हो जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं y के लिए लिखूँ तो y इक्वल टू क्या होगा? m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, है ना। अब ये जो m प्लस n है और ये जो m और n रेशियो में है, इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल वाले में जो पॉइंट c है ना, वो अलग चला जाता है। मतलब आउट ऑफ ए बी, मतलब ए बी के बाहर चला जाता है। तो होता हो क्या रहा है? जैसे मान लीजिए ए सी क्या है? m है, और बी सी क्या है? n है, और a के कोऑर्डिनेट अभी भी वही x1 y1, है ना, और b के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इसके x और y है। तो x और y की वैल्यू अब यहाँ चेंज हो जाती है, लिखा भी है, खैर मैं लिख के बता देता हूँ। x इक्वल टू बनेगा क्या? अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई है, जस्ट अपोजिट ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे m किससे मल्टीप्लाई होगा? x2 y2 से, और n किससे मल्टीप्लाई होगा? x1 y1 से। तो अब बनेगा क्या? बस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको भी दिख रहा है m लेंथ n लेंथ से ज़्यादा है ना। तो हुआ क्या? m x2 माइनस n x1, है ना, अपॉन में क्या हो गया? m माइनस n। इसी तरीके अगर मैं y का लिखूँगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? m y2 माइनस एन y1 अपॉन m माइनस n। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूले, और दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा चांसेस आने के इसके होते हैं, है ना, जो इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके भी आप पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है p और b 2 पॉइंट दिए, मतलब सॉरी, a और b 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2,3 और 8,9। ठीक है, एक पॉइंट है इंटरनली p कहीं पर पॉइंट लाई करता है
है ना, जिसके कोऑर्डिनेट मैं एक्स और वाई सपोज कर लेता हूँ, तो एम और एन, देखो इतना लिखने की नीड नहीं है, हमें बस समझ जाना है कि एम और एन ये है, अगर ये x1 है y1 है तो ये x2 और y2 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं। x बराबर क्या निकल के आएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, है ना। तो m क्या है मेरा 1 है, 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x2 के साथ में, मतलब 1 और 8 हो गया। अब आप वहाँ पे ऐसे नहीं लिखोगे, वहाँ पे तो जल्दी जल्दी लिखोगे, यहाँ पे तो बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 2 है और x1 की वैल्यू 2 है, ठीक है। अपॉन में 2, अपॉन में सॉरी m प्लस n कितना है 3 है, कितना निकल के आ गया 8 प्लस 2 2 4 12 अपॉन 3, कितना निकल के आ गया 4 आ गया, ठीक। इसी तरीके अगर मैं y निकालूंगा तो y कितना आ गया, m अभी भी 1 है और y2 कितना है 9 है, ठीक। प्लस में n कितना है 2 है और y1 कितना है 3 है, अपॉन में m प्लस n मतलब 3, ठीक। कितना आ गया 9 1 ज़ा 9 हो गया, 3 2 ज़ा 6, 9 प्लस 6 15 हो गया, 15 अपॉन 3 इक्वल टू 5 हो गया, मीन्स 4 और 5 मतलब 4,5 ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब पूरी वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। मैंने सारे फॉर्मूले कवर किए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब जितने फॉर्मूले वो एसएससी पूछ सकता है मैंने सारे ही कवर कर डाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आ गया क्या, मिड पॉइंट फार्मूला। अच्छा, मिड पॉइंट फार्मूला कुछ है वह नहीं, बस खाली ये जो पॉइंट था ना इंटरवल वाला, अब m और n क्या हो गया, मिड में आ गया, मतलब ये यहाँ पे सेंटर में आ गया होगा, तो a और b के बीच का पॉइंट हो गया, मतलब m बराबर n हो गया होगा, m बराबर n हो गया होगा, बराबर 1 कह लीजिए, क्योंकि डिवाइड होने के बाद m और n है क्या, तो रेशियो ही है एक तरीके से, ठीक है। निकल के क्या आ गया, अब जैसे x इक्वल टू, अब मैं क्या लिखूँगा, m x प्लस m x2 प्लस n x1 था, अपॉन में m प्लस n था। अब दोनों की वैल्यू 2 ही हो गई, तो मैं यहाँ 1 रखूँगा, यहाँ 1 रखूँगा, तो x1 प्लस x2 ही हो जाएगा ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाता है मिड पॉइंट का थ्योरम। अब यहाँ पे होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये भी आपको सर्कल के बिहाफ पे पूछ सकता है कि a और b, ये ए बी क्या है, डायमीटर है, इसके कोऑर्डिनेट कुछ हैं, इसके कोऑर्डिनेट कुछ हैं, तो आपको बताना है सेंटर के कोऑर्डिनेट। अब सेंटर कहाँ पे लाई करता है, मिड पॉइंट होता है। अगर ए बी डायमीटर है तो सेंटर क्या है, मिड पे लाई करेगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, ये मान लिया लाइन L1 है, ये लाइन L1 एक्स एक्सेस के अलॉन्ग में कितना झुकाव पे है, मतलब कितना इंक्लाइन होके रखा हुआ है, कितने, तो इसको बोलते हैं क्या, स्लोप। m इक्वल टू होता क्या है, tan थीटा होता है फॉर्मूला, ठीक है। tan थीटा हो सकता है दे उस फॉर्म में निकालने के लिए, बट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मान लीजिए एक यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, एक कोई मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इन दोनों के अगर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तब भी मैं निकाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, m इक्वल टू लिखा ही हुआ है यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं, इसी से लाइन की इक्वेशन भी निकलती है। अभी देख लेते हैं इसके भी हाफ पे क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ मिड पॉइंट बताना। अब मिड पॉइंट बताने के लिए क्या है, x अगर मुझे बताना है तो 8 प्लस 4 12 अपॉन 2 मीन्स 6, है ना, और y की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6 16 हो गया, 16 अपॉन 2 मीन्स 8 हो गया, तो 6,8 हमारे कोऑर्डिनेट आ गया। बट अगर मैं स्लोप भी यहाँ पता करना चाहूँ तो स्लोप भी पता कर सकता हूँ। m बराबर क्या था, y2 माइनस y1 मतलब 10 माइनस 6 कितना 4, और अपॉन में 8 माइनस 4 मतलब x2 माइनस x1, तो कितना आ गया, स्लोप 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे कोलिनियरिटी क्या है, देखो लीनियरिटी क्या होता है, एक लाइन में होना, है ना। कोलिनियरिटी क्या है, मतलब सब साथ में एक ही लाइन में, जैसे मैं कहूँ ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, देखो तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कोलिनियरिटी। इसका मतलब क्या है, देखो ये स्लोप वाला छोड़िए, ये बेकार है, ये नहीं पूछ सकता ना। इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला फॉर्मूला। जैसे मैं कहूँ कि एक ट्राइंगल है ना, अच्छा इसमें और इसमें देखिएगा, ये ट्राइंगल है तो इसका एक एरिया एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्या इसमें कोई एक एरिया होगा क्या, नहीं। इसका मतलब है अगर तीनों जो पॉइंट्स है वो एक लाइन में हो जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं, तो वो एरिया क्या देंगे, जीरो एरिया देंगे, मतलब उनका एरिया क्या होगा, जीरो होगा। और हमें पता है कोऑर्डिनेट एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं तो उनका एरिया कैसे निकालते हैं, ये लिखा हुआ है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 फिर प्लस में x3 y1 माइनस y2। याद कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, आप वो याद रखना। 123 मतलब 123, फिर 231, फिर 312, ये नंबर आप याद कर, एक याद कर लोगे बस, खिसकाते जाना है ना। 123 हो गया तो मतलब क्या है, x1 है ना, y2 माइनस y3 है, ठीक। फिर प्लस में x2 है, ठीक, y3 माइनस y1 है, ठीक है। अब क्या है, x3 है, फिर क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2 आ जाएगा, ये ख़त्म।
और 1/2 आपको लगा देना है। ये क्या है, एरिया निकालने का फॉर्मूला। अगर ट्राइंगल है कोई, तीनों वर्टिसेस कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करके एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यही एरिया हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, कोलिनियरिटी की कंडीशन हो जाएगी। मतलब तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी एक ही लाइन में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो आप लोग। फॉर्मूला कैसे याद करना है मैंने बता दिया, आप क्या कर लो, बस 123 याद कर लो, 123 याद हो गया, फिर 231, 312, ठीक है, ईजी हो जाएगा। बस 1/2 याद रखना कि 1/2 होता है, मिस नहीं कर देना, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमें प्रूफ करना है क्या ये है कि नहीं है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं है। तो हम निकाल सकते हैं सिंपली, क्या करें, अगर ये x1 हो गया तो ये y1 हो गया, ये x2 हो गया तो ये y2 हो गया, ये x3 हो गया तो ये y3 हो गया। अब फॉर्मूला क्या है मेरा, 123 है ना, फिर 231, फिर 312। अब 131 का मतलब क्या है, x1 आएगा, x1 कितना है, 1 है, फिर y2 माइनस y3 मतलब -4, ठीक है। फिर प्लस में x2 कितना है, 3 है, फिर क्या है, y3 माइनस y3 और y1, 10 - 2 8 है, ठीक है। फिर प्लस में मेरा क्या आ गया, x3 आ गया, x3 कितना है, 10 है, और यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी x3 5 है, देखो ये गलती हो गई है ना, x3 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, y1 माइनस y2 कितना है, y1 कितना है, 2 और -6 मतलब माइनस का 4 आ गया, ठीक है, और अपॉन 2 में बाहर है, ठीक। क्या निकल के आ गया, ये -4 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पे 8 3 ज़ा 24 हो गया, ठीक है, माइनस में क्या हो गया, 5 4 ज़ा 20। अब सिंपली दिख रहा है मुझे 1/2 मल्टीप्लाई में हो ना हो, मुझे क्या मतलब है, ये तो अंदर तो 0 बन गया ना, -24 हो गया इसको मिला के, और ये +24 है ना, तो ये कैंसिल होकर क्या आ गया, 0 आ गया। हाँ, ये क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यस है ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा। सेकेंड अगला देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो ये पूछने के चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर लेंदी पेपर बनाएगा तो डायरेक्ट एक पॉइंट देके पूछ सकता है। जैसे देखो ये जनरल फॉर्म होता है किसका, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है एक लाइन की इक्वेशन का, y बराबर क्या, mx प्लस सी। हाँ, एक और चीज़ हो सकता है वो आपको ये जनरल इक्वेशन दे दे लाइन की और कह दे कि आप स्लोप बताओ m। तो स्लोप क्या है, x के साथ का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट पता है ना, जो x के साथ में लिखा हुआ है या y के साथ जो a और b से कुछ भी लिखा हुआ है, वो क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने 2y = 3x + 1 लिख दिया, तो y इक्वल टू क्या निकल के आएगा, पहले मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 3/2x + 1/2। तो मेरा स्लोप कितना निकल के आ गया, m = 3/2 निकल के आ गया। तो मैं ऐसे स्लोप भी बता सकता हूँ, हो सकता है MCQ में पूछ लें। लाइन की इक्वेशन क्या है, जैसे मान लीजिए, देखिए एक पॉइंट का भी है, 2 पॉइंट का। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू या पासिस फ्रॉम x1 y1, है ना, ये हो गया कि x1 और y1 से पास आउट हो रहे हैं एंड स्लोप m स्लोप दिया हुआ है। तो क्या निकल के आ गया, मैं क्या कह सकता हूँ कि y माइनस y1 = m इन ब्रैकेट x माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन है अगर हमें एक पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है। बट अगर 2 पॉइंट दे दिए तो क्या, बस स्लोप चेंज हो गया। स्लोप का मतलब क्या, जो हम लोगों ने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा है ना, y2 माइनस y1, जैसे ये वाला y माइनस y1 तो अभी भी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, है ना, अपॉन में x2 माइनस x1, और इन ब्रैकेट क्या हो गया, x माइनस x1 हो गया। होपफुली आप लोग समझ पा रहे होगे ये कैसी इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है और ये भी लाइन की इक्वेशन है। ये कैसे है, जब एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ है। ये कब है, जब दोनों पॉइंट्स ही दिए हुए हैं, दोनों कोऑर्डिनेट ही दिए हुए हैं, जैसे x1 y1 है ना, और x2 और y2, ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनसे पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है, दे सकता है आपको, है ना, निकालने के लिए, तो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है कि अच्छा, ढलान, हिंदी में ढलान लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में इतना नहीं देखा है ना। स्लोप क्या लिखा हुआ है, 3। कह रहा है कि इक्वेशन बतानी है लाइन की जो इससे पास आउट होती है और जिसका स्लोप क्या है, 3 है। तो मैं सिंपली कहूँगा क्या, ये x1 रहा होगा और ये y1 रहा होगा, तो y माइनस y1 होता है, मीन्स 2 आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, 3। स्लोप होता है ना m, और x माइनस x1 मीन्स 1। अब हो सकता है वो डायरेक्ट आपको ऐसा ही फॉर्म बना के दे देना, जैसे यहाँ देखिए पहला वाला मैच कर रहा है, क्योंकि अगर पेपर लेंदी करना है उनको तो इसको थोड़ा सा इधर उधर करके देंगे। जैसे y माइनस 2 = 3x माइनस 3, है ना, ये इधर आ गया, तो y माइनस 3x इक्वल टू क्या हो गया, इधर चला गया तो माइनस का 1 आ गया, या इधर मैं भेज दूँ तो y माइनस 3x प्लस 1 = 0। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है ना, ये पूछता है निकालने के लिए क्या देता है कि एक स्लोप दे के रखा है m1 या m कुछ भी कह लीजिए, m1 मान लीजिए दिया हुआ है, m1 की वैल्यू मान लीजिए 3 दिया हुआ है, और कहेगा कि इसके पैरेलल जो स्लोप बनेगा m2,
है ना, या फिर परपेंडिकुलर जो स्लोप बनेगा m2 वो आप बताओ, है ना। तो ये वाली अगर कंडीशन पैरेलल वाली है तो ये तो इक्वल ही हो जाता है, ये m1 के बराबर ही हो जाएगा। बट अगर परपेंडिकुलर है तो m1 और m2 का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिलेक्शन पोस्ट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक लड़के ने बताया था कि उसके में ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक लाइन की इक्वेशन दी हुई थी, या सॉरी, हाँ, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सेस दिया हुआ था, जैसे x1 मान लीजिए और y1 मान लीजिए, ये दिया हुआ था, और उसने बोला था स्लोप m है, ये m1 कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसके परपेंडिकुलर स्लोप का बताना है। इसके परपेंडिकुलर स्लोप मान लीजिए जैसे m1, ये अगर m1 है ये m2 हो गया, तो m2 की वैल्यू पहले मैं निकालूंगा और उसके बाद फिर इस लाइन से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। तो ये क्वेश्चन था, उसने ये बताया था मुझे, ठीक है। तो मतलब अगर आप इतना जान गए हो तो आप वो कर सकते हो ना, लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस दिया हुआ है, ये अभी तक तो नहीं आया बट आप देख सकते हो कि हो सकता है आ जाए, है ना। जैसे मान लीजिए ये दो लाइन है ना। अब इसकी स्लोप m1 दिया हुआ है, इसका स्लोप m2 दिया हुआ है, तो कह रहे हैं इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल बन रहा है ना, अब उसकी वैल्यू बताओ। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये मॉडुलस इसलिए लगा दिया गया है कि बाई चांस हो सकता है कि वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, तो tan थीटा है ना नेगेटिव में नहीं शो करते हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा, पॉजिटिव में ही आ जाएगा। कहने का ये मतलब है अगर m1 ग्रेटर है तो m1 माइनस m2 क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो वो लिख सकते हो। बट अगर हो सकता है m1 लेसर हो जाए, m2 ग्रेटर हो जाए, तो भी वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। फॉर्म एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि L1 स्लोप है ना, एक लाइन L1 है जिसका स्लोप दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट, इसके परपेंडिकुलर में जो लाइन होगी उसका बताना है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि m1 इक्वल टू 2 है और m2 की वैल्यू मुझे बतानी है, और ये दोनों क्या है, लाइन के परपेंडिकुलर है ना, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो मैं क्या कहूँगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। सॉरी, ये मुझे बताना है ना, क्वेश्चन मार्क। तो m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू क्या है, m2 ही ले लेते हैं, ठीक है, -1 हो गया। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। अब मैं इतना निकाल रहा हूँ ना, जो आपको पेपर में थोड़े ना निकालना है, पेपर में क्या करना है, डायरेक्ट बस -1/2 हो गया, रेसिप्रोकल और माइनस, तुरंत रेसिप्रोकल करिए और माइनस करिए। जैसे मैं कहूँ कि 5 का क्या होगा, तो बस रेसिप्रोकल करो 1/5 और माइनस कर दो। अगर माइनस है तो रेसिप्रोकल करो, है ना, और फिर से माइनस, मतलब प्लस हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना रहेगा इतना ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, m1 इक्वल टू 1 है और m2 इक्वल टू 2। अब जो मैंने tan थीटा वाला भी दिखाया था ना आपको, tan थीटा इक्वल टू क्या था, m1 माइनस m2, और अपॉन में क्या था 1 प्लस m1 m2, है ना। ये फॉर्मूला लगा के मैं एंगल निकाल सकता हूँ इन दोनों के बीच में। जैसे इसकी वैल्यू दी हुई है 1 - 2 अपॉन में 1 और प्लस में 2, ठीक। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये बनेगा 1/3, क्योंकि मॉडुलस के बाहर आएगा तो नेगेटिव चेंज ही हो जाएगा ना, 1/3। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 1/3, ठीक है। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आने के चांसेस हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। देखिए मान लीजिए कोई लाइन है, इससे मुझे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है या कुछ भी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए ये लाइन हो गया और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, मुझे इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ना। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, जैसे मान लीजिए ये a हो गया और ये b हो गया, तो मुझे ab की लेंथ बतानी। तो सिंपली क्या है, अगर इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, a x1 प्लस b y1 प्लस में c। अब अंडर रूट में क्या है, इनका मॉडुलस, किसका, इस लाइन का मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, जो x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, है ना। ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था अभी सिलेक्शन पोस्ट में, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, ये मैंने अभी ये आप लोगों को बता ही दिया ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। वहाँ पे क्या था, कोलिनियरिटी के बेस में उसको बताना था कि एरिया अगर 0 हो गया तो कोलिनियर हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आपको एरिया निकालना ही बताया गया। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, क्या कि 123, 231, 312, बस ये इतना ही आपको याद रखना। जैसे ये याद हो गया, 1/2 है आगे, ठीक है, इसको याद रखना। तो चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पॉइंट्स के लिखे हुए हैं, x1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू कितनी है, 4 दिया हुआ है। और अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँगा तो ये a हो गया, है ना, ये b हो गया और ये c हो गया। अच्छा, एक और चीज़, वहाँ पे जो इक्वेशन थी उसमें याद करिए ax प्लस by प्लस में c था इक्वल टू 0 था, तो c की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते थे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो हम नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a x1 मतलब 3 ×
3 है ना, 3 इंटू 3 हो गया, ठीक है। प्लस में by1, b कितना है 4 4 जा 16 हो गया। अब c है तो c माइनस में ही आ गया क्योंकि c अकेले है ना, नेगेटिव में है। अपॉन में क्या है, अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इस लाइन का, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो गया। कितना निकल के आ गया, अच्छा नीचे तो 5 ही हो गया होगा, और ऊपर कितना निकल के आ गया, ये 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9 + 6 = 25, 25 - 10 15 हो गया। तो कितना निकल के आ गया, 5 3 ज़ा 15, 3 हो गया हमारा आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है आया था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब क्या कह रहा है, अच्छा ये क्या है, तो ये मैंने 12th की बुक से उठाया है ना, आर.डी. शर्मा में। अगर आपने 12th में पढ़ा होगा मैथ्स तो आपको याद होगा, सर्कल होता था, पैराबोला होता था, एलिप्स होता था, हाइपरबोला होता था ना। तो इतना तो खैर नहीं आने के चांसेस हैं, हाँ, बट सर्कल का कुछ इक्वेशंस पूछ सकता है। जैसे सर्कल की ये नॉर्मल इक्वेशन लिखी हुई है कि अगर उसका सेंटर दिया हुआ है एच और के, है ना, और रेडियस आर दी हुई है, तो उसका सर्कल का इक्वेशन क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस में y - k का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। बस आप इतना याद रख लो, क्योंकि क्या है ना कि हो सकता है वो आपको सर्कल का सेंटर दे दे और रेडियस दे दे और आपसे कह दे कि आप चलो सर्कल की इक्वेशन बताओ, है ना। तो ये याद रख सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। वहाँ पे अच्छा क्या है, सेंटर एच और के है, यहाँ पे सेंटर क्या है, माइनस में जी और माइनस में एफ सेंटर है। अगर माइनस में जी और माइनस एफ में सेंटर है तो ये इक्वेशन निकल के आती है क्या, x² + y² प्लस में 2gx, है ना, और प्लस में क्या है 2fy + c = 0। क्वेश्चन क्या निकल के आता है, जैसे वो आपको ये इक्वेशन देगा इस तरह की लिख के और कहेगा आप चलो सेंटर बता दो मुझे। अब सेंटर क्या होता है, तो एफ जी, है ना, जी एफ और माइनस में जी कॉमा माइनस एफ माइनस में एफ कॉमा माइनस जी, है ना। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो सेंटर आपको याद रखना है क्या होता है, -g कॉमा माइनस एफ होता है। ये बहुत कन्फ्यूज़ करता है लोगों को, है ना, तो ये याद रखना है। अच्छा अब जैसे सपोज करिए ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपसे कह दे कि आप इस सर्कल की हमें रेडियस बताओ, तो रेडियस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जी का स्क्वायर, मतलब आपने सेंटर निकाल लिया होगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस से मतलब नहीं है क्योंकि माइनस भी जी है ना, अगर माइनस जी भी है तो हो तो पॉजिटिव ही जाएगा, तो जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आने के चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, ठीक है, याद रखना है आप इसको। नेक्स्ट अगला रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, देखो रिफ्लेक्शन अब आप नॉर्मली याद रख सकते हो कि अगर आपको एक्स एक्सेस के अलॉन्ग में रिफ्लेक्शन पूछता है, मतलब ये एक्सेस हो गया, ये अगर एक्स एक्सेस है और पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, इसके अलॉन्ग में रिफ्लेक्शन पूछ रहा है तो क्या होगा, सिंपली ये इधर चला जाएगा। तो एक्स वाला सेक्शन तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, मतलब जो एक्स है उसमें थोड़े ना चेंज है। अगर इधर भी पॉइंट दिया है, अगर एक्स अब इधर क्या है, एक्स नेगेटिव है, तो इस साइड इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो अगर एक्स यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, मतलब एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज किस में हो रहा है, वाई में चेंज हो रहा है। वाई हो क्या रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए ए है तो ए का रिफ्लेक्शन यहाँ पे A1 दिख रहा है, तो क्या हुआ, एक्स रहा होगा, वाई रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक्स माइनस वाई हो गया होगा। अगर मैं इधर से इधर रिफ्लेक्शन देखूँ तो यहाँ पे क्या रहा होगा, माइनस एक्स माइनस वाई। अब रिफ्लेक्शन होकर क्या होगा, माइनस एक्स तो अभी दिखेगा क्योंकि नेगेटिव होता है ना इस साइड, क्योंकि एक्स एक्सेस इस साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और माइनस वाई का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वाई एक्सेस क्या होता है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग में क्या होगा, बस वाई में चेंज हो जाएगा, वाई में सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर जैसे 3,5 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 3,-5 एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, ठीक है। सेम ये चीज़ वाई एक्सेस के अलॉन्ग अगर मैं देखूंगा तो देखो अगर मैं इन दोनों पॉइंट में देखूँ तो किस में चेंज हो रहा है, एक्स का केवल चेंज हुआ है, वाई अभी भी सेम है ना। तो क्या हो जाएगा, सिंबल में चेंज होगा। जैसे 3,5 अभी मैं लूँ तो क्या निकल के आ जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, वाई एक्सेस के अलॉन्ग में एक्स में चेंज हो जाएगा, मतलब ये -3,5 हो जाएगा। ये इमेज फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना है। इमेज कह लीजिए, रिफ्लेक्शन कह लीजिए, वो इमेज वर्ड ज़्यादा यूज़ करता है कि इसका इमेज क्या बन रहा होगा, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, ठीक है, या वाई एक्सेस के अलॉन्ग। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि 2,3 का एक्स एक्सेस के अलॉन्ग में क्या वो हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो एक्स एक्सेस में वाई नेगेटिव हो जा रहा था, तो 2,-3 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अगला अब रिफ्लेक्शन देखिए, ओरिजिन के अलॉन्ग भी लिखा हुआ है, लाइन अगर y - x y = -x के अलॉन्ग देखेंगे तो क्या होगा, और अगर y = x है तब क्या होगा। अगर मैं ओरिजिन के अलॉन्ग देख रहा हूँ तो देखिए दोनों सिंबल चेंज हो गए, मतलब x है तो -x हो गया और y है तो -y। मतलब अगर मैं 3,5 का अब कहूँ तो क्या हो जाएगा, -3,-5 अलॉन्ग ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के अलॉन्ग में इमेज क्या बन रही होगी 3,5 की, -3,-5, ठीक है। आगे देखते हैं,
y इक्वल टू 3, अगर x एक्सेस के अलॉन्ग मुझे देखना है तो मेरा क्या इमेज बन रही होगी, रिवर्स हो जाएगा, मतलब x क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा y में, और y किस में चेंज हो जाएगा, x में, ठीक है। जैसे 3,5 था तो क्या हो जाएगा 5,3 हो जाएगा। ये नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जितना अच्छे से अगर आप याद रखोगे ना उतना ही जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। y इक्वल टू माइनस एक्सेस आने के चांसेस बहुत कम है, बट आप याद रख सकते हो क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाता है और रिवर्स भी हो जाते हैं। देखो जैसे y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग में अभी हम लोगों ने देखा था तो क्या हुआ था, रिवर्स हो गया था, 3,5 जो था वो 5,3 हो गया था। सिंबल भी चेंज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है, या पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मैं अगर -3,-5 का कहूँगा तो क्या हो जाएगा 5,3 हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। आगे देख लेते हैं क्या है। ये तो CGL में पहले भी आता था, मतलब पैटर्न चेंज हुआ नहीं हुआ डजेंट मैटर, आता था पहले भी। पूछते कैसे थे वो अलग होता था। जैसे अगर मैं आपको 3 लाइनें बना के दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, ये एक एक्सेस हो गया, एक कोऑर्डिनेट एक्सेस ये हो गया, और एक ये हो गया। अब एक मान लीजिए लाइन ये है ना, और एक लाइन यहाँ पर है। अगर मैं इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दूँ ऐसे, एक लाइन मान लीजिए यहाँ पर है ना, और एक लाइन मान लेते हैं कि ऐसे कहीं पर है, ठीक, और एक लाइन ये है और एक लाइन इसी के ऊपर ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये L1 ये L2, ठीक है, ये L1 और ये L2, ये L1 हो गई, और इसी पे देखिए कोइंसाइड कर गए हैं L2 भी। अगर इस लाइन की इक्वेशन में अगर a1x प्लस b1 y प्लस c इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, और इस लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूँ a2x प्लस b2 y प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, L1 जो इक्वेशन है वो a1x ये इसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और L2 इसके लिए, ये दोनों जगह हर जगह है। तो होता क्या है, देखो आप खुद ही बताओ, L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनका एक यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। हम सी में तो जा ही नहीं रहे ना, हम पहले ही बता दिए हैं क्या a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा। अभी सी की तो बात ही नहीं आई। अगर ये कंडीशन है तो लाइन क्या होंगी, एक यूनिक पॉइंट शो कर रही होंगी, मतलब इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक दूसरे को, ठीक है। अब अगर ये वाली पैरेलल वाली देखते हैं, पैरेलल है तो क्या होगा, इसके जस्ट बाद पैरेलल है ना, तो क्या है a1 अपॉन a2, अब क्या हो गया, इक्वल हो गई है ना b1 अपॉन b2, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देखो बहुत इजीली समझ सकते हैं, पहले क्या था, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 था, मतलब पहले ही बराबर नहीं है। फिर क्या हुआ, बराबर हो गए है ना, बराबर हुए तो कहा कि नहीं c1 अपॉन c2 लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए, तो पैरेलल हो गए है ना। लेकिन फिर थर्ड वाले में क्या निकल के आ जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब इसमें तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब तीनों लाइनें कॉन्साइड कर जाएंगी। इस वाले में क्या था, पहले फिगर में एक यूनिक पॉइंट था, जैसे 1,2 निकल के आ गया ना, 1,2 निकल के आ गया, या फिर 3,5 निकल के आ गया। यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, इनके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है ना। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस निकल के आ जाएंगे, इन्फिनाइट पॉइंट्स पे वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ठीक है। ये जो लिखा है फर्जी का लिखा हुआ है, इसको देखने की बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि देखो मैंने आपको तीनों वहीं बता दिए, तो अब पैरेलल वाले की कंडीशन आप खुद भी बता सकते हो कि अगर पैरेलल है तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होंगे, बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। ये इन्होंने अलग से लिख दिया, इतना नहीं याद करने की ज़रूरत है, यहीं पे आप लिख लो c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहे हैं कि कोइंसाइडिंग करेगी तो क्या होगा, तीनों इक्वल हो गए थे, अभी हम लोगों ने देख लिया है ना, ग्राफ के साथ में देख लिया। फिर अगला अब कह रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिखा हुआ है, और इसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो बताना है। पहली बात तो अगर ये ना लिखते हैं ना ये, तो हमें खुद भी समझ जाना है। अगर ये कह दें क्या कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो मैं कहूँगा क्या a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। ये पूछा कहीं नहीं, बस आपको नॉर्मली x और y के पॉइंट्स बताने हैं। तो सिंपली मैं ऐड कर दूंगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। इट मीन्स कि x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अगर x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, तो 3,1 निकल के आ गया। ये ईजी है, मतलब इतना आने के चांसेस नहीं है, हो सकता है पेपर ईजी हो जाए तो दे दें ना, बट जिस हिसाब से सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया उस हिसाब से चांसेस कम है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, हाँ इस बिहाफ पे दे सकते हैं, वो इसके बिहाफ पे पूछ सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है। नेक्स्ट आगे
कौन सी लाइन है ना, विच पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल, कौन सी लाइन है जो पैरेलल है। अब पैरेलल की कंडीशन क्या थी, सबसे पहले पैरेलल की कंडीशन याद करें, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 था, बट क्या C1/C2 नहीं था। ठीक है, मतलब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 दोनों बराबर हो गए थे, बट C1/C2 बराबर नहीं था। कौन सा है जो इसको फॉलो कर रहा है, जैसे 2/4 बनेगा तो 1/2 आ जाएगा, 3/6 बनेगा 1/2 आ जाएगा, 5/10 बनेगा 1/2 आ जाएगा। तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, ये कौन सी लाइन है, ये कौन साइड वाली लाइन है। ठीक है, अब x यहाँ पे कोफिशिएंट 1/1 हो गया है ना, प्लस माइनस तो 1/1 माइनस वाला, और यहाँ पे क्या है 3/2। ये तो पहले ही इक्वल नहीं आया, ये पहला वाला ही इक्वल नहीं, तो ये तो कौन सा लाइन हो गया, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है इसका एक। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या निकल के आ जाएगा 2/1। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1/2 और 4/1, तो ये भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये भी नहीं है। तो क्या निकल के आ गया कि नन ऑफ द अबव। ठीक, आगे कौन सी लाइन या फिर विच पेयर ऑफ लाइन्स आर कोइंसाइडिंग, कौन सी लाइन है जो कोइंसाइड कर रही है। हमें सिंपली देखना है कि कौन सा रेशियो क्या हो रहा है, तीनों को बराबर हो रहा है। 2/, ये तो वही वाला शायद है क्या, अच्छा सेम ही इक्वेशन लिखी हुई है। जैसे ये 2/4 है तो 1/2 हो जाएगा, 3/6 है तो 1/2 हो जाएगा, है ना, 6/12 है तो 1/2 हो जाएगा। मतलब यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। फिर से लिख देता हूँ, 2/4 है ना इज इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 6/12। तो वो सबको डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। तो क्या हो गया, ये कोइंसाइड कर रही है, मतलब ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगला, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी ख़त्म हो चुकी है। एक और चीज़, इसमें मैंने सारे फॉर्मूले कवर किए हैं, एक फार्मूला छूट गया, सॉरी एक फार्मूला मेरा छूट गया है, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। एक फार्मूला मेरा कौन सा छूट गया है, जिसमें जैसे सपोज़ करिए ये एक ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 लिखा हुआ है, और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 लिखा हुआ है, और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 लिखा हुआ है। तो सेंट्रॉइड पूछ लेता है कभी कभी कि सेंट्रॉइड बताओ, सेंट्रॉइड क्या है। तो सेंट्रॉइड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंपल x, अगर मुझे x की वैल्यू बता, सेंट्रॉइड क्या होगा, x पॉइंट होगा यहाँ पे x, y है ना, इसकी वैल्यू बतानी। तो मैं क्या कहूँगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में क्या 3, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये है क्या, सेंट्रॉइड का ऑप्शन, अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस मुझे कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इजी है, इसमें मैंने क्वेश्चन भी कोई ऐड नहीं किया है सच, है ना। तो फिर से मैं यहाँ पे आते हैं स्क्रीन पे। सो थैंक यू सो मच, वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आऊँगा शायद परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे लेके आऊँगा। बढ़िया टॉपिक है और न्यू भी टॉपिक है, तो आने के चांसेस हैं। मैं एक्चुअली क्या है ना, ट्यूशन्स भी पढ़ाता हूँ, तो है आदत है ना। आप लोग देख लेना, आप लोग बताना कैसी वीडियो आपको लगी है, सारे क्वेश्चंस कवर हुए कि नहीं हुए, सारे फॉर्मूले जो हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो कवर हुए कि नहीं हुए हैं। एक दो फॉर्मूला अगर छूटा होगा, वैसे छूटा नहीं है, मुझे पता है छूटा नहीं है, बट फिर भी अगर छूटा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।